हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिटीज़नशिप के बारे में। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट कर लिया था। दैट इज़ द पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। आज की वीडियो में हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 2 फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो सिटीजनशिप है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ को कौन करता है, इससे रिलेटेड जो भी जितने भी इश्यूज होते हैं उनको कौन संभालता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि केवल 26 जनवरी 1950 तक, यानी कि टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडिया, जो भी सिटीजनशिप के इशू हैं उनको हैंडल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने दे दिए हैं आर्टिकल 5 to 11, 26/1/1950 तक के इशू। इसके बाद वाले जो इश्यूज हैं उनको संभालने के लिए ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को। 26/1/1950 तक के इशू उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करेगा। बाकी के जो 26/1/1950 के बाद के जो सिटीजनशिप है उनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डील करेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिमिटेड रोल है टिल द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक। सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक वर्ड याद रखना है, दैट इज डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है? मूल निवास। जैसे कि हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो क्या होता है वो? मूल निवास। ठीक है, मूल निवास एक ना लीगल कॉन्सेप्ट है। डोमिसाइल क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इसको रेसिडेंट से हम कनेक्ट नहीं कर सकते। रेसिडेंट क्योंकि अलग होता है। रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट होता है एक टेम्पररी, बोल सकते हैं हम इसको। और रेसिडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी जैसे रेसिडेंट हो गया, मैंने राजस्थान में घर खरीद लिया, मैंने मुंबई में घर खरीद लिया, मैंने दिल्ली में घर खरीद लिया, मैंने यूपी में भी घर खरीद लिया, दैट इज़ माई रेसिडेंट। और मैं चाहती हूँ कि मैं राजस्थान की लोकल बन के रहूँ, तो मुझे राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, दैट इज़ डोमिसाइल। मैं वहाँ की एक परमानेंट रेजिडेंस बन जाऊँगी, वो मेरा परमानेंट होम हो जाएगा कि वहाँ मैं कभी भी जाऊँगी तो मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो वहीं का होगा, मेरे पैन कार्ड का एड्रेस, हर चीज़ का एड्रेस, मेरी वोटर आईडी वहीं की होगी। तो दैट इज़ माई परमानेंट होम। और आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की तो वो डोमिसाइल होना चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया का। कौन सी इंडिया का? ये भी याद रखना, दैट इज़ अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके अलावा या वो उसका जन्म ही इंडिया में हुआ हो, born in India, or either of his parents born in India, और इसके अलावा रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए फॉर 5 years प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26/1/1950 से 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा हो।
कि इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है प्लस में डोमिसाइल है तो इंडिया का वो ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया का एक ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी उसे। इंडिया का वो ऑटोमेटिक सिटीजन होगा। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। ठीक है, दैट इज द आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में लिख रहा है, ये मैंने बता दिया था ना आपको शायद। हाँ, ये लिख रहा है ना, पार्ट 2 में लिख रहा है आर्टिकल 5 से 11। तो पहला आर्टिकल समझ में आ गया। याद क्या रखना है? डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल प्लस बॉर्न इन द इंडिया और आइदर ऑफ हिज पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, या रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का 5 साल के लिए प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 आर्टिकल 6 इज अबाउट द माइग्रेशन। माइग्रेशन इन द सेंस कि कोई व्यक्ति ही या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ही पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म हुआ है। अनडिवाइडेड इंडिया याद रखना, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म हुआ है, लेकिन नाइनटीन 1945 तक 19 जुलाई 1948 तक वो इंडिया में वापस माइग्रेट कर जाते हैं। तो वो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। यानी कि जैसे मेरा जन्म हुआ था इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया का। मैं बाद में चली गई रशिया, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले पहले मैं इंडिया में वापस आ गई। तो मुझे क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं 19 नहीं 20 जुलाई को आई हूँ, 20 जुलाई 1948 को आई हूँ, यानी कि आफ्टर द 19 जुलाई 1948, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 6 मंथ तक इंडिया में रहना पड़ेगा। और 6 मंथ तक जब मैं कंटिन्यूस इंडिया में रहूँगी तो मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। ओके, 6 मंथ के बाद मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो आर्टिकल 6 क्या कहता है? माइग्रेशन के लिए मैं या मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, और मैं बाद में माइग्रेट कर गई किसी जगह पर, फिर मैं दोबारा जब माइग्रेशन करके आई 1948 तक, 19 जुलाई 1948 तक मैं वापस इंडिया में आ गई, तो मुझे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर मैं इंडिया में 19 जुलाई 1948 के बाद आई हूँ तो मुझे 6 मंथ तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन व्यक्तियों के बारे में बात करता है जो जिन्होंने इंडिया को छोड़ दिया, हु लेफ्ट इंडिया फॉर पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद जिसने भी इंडिया को छोड़ा था वो आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, याद रखना, वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं होंगे। इंडिया को छोड़ दिया किसके लिए? पाकिस्तान के लिए 1 मार्च 1947 के बाद तो वो सिटीजन्स नहीं रहेंगे इंडिया के। लेकिन वो इंडिया में दोबारा वापस आ सकते हैं अंडर अ परमिट फॉर द रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न। ठीक है, इंडिया में वापस आ सकते हैं वो। इंडिया में जैसे वापस आ गए, वो इंडिया में आए अंडर अ परमिट, परमिट के अंडर ही आएंगे, याद रखना, परमिट। और परमानेंट सेटलमेंट के लिए आए तो वो इंडिया में आए परमिट के अंडर। परमानेंट सेटलमेंट के लिए उनको
सिटीजनशिप के लिए उनको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। 6 मंथ का वेट करें, वो गवर्नमेंट एजेंसी अथॉरिटी या अथॉरिटी के पास जाएं, उनको अपना सब कुछ डिटेल वगैरह दे दें, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 7, डेट याद रखना, 1 मार्च 1947। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स व्यक्ति है, जब डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया ने 1 मार्च 1947, वो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में रहने चला गया। उस समय पाकिस्तान नहीं था, अनडिवाइडेड इंडिया था, फिर भी पाकिस्तान में रहने चला गया। ठीक है, अब वो वापस ही नहीं आया, अब उसको दोबारा इंडिया में आना है, उसको अच्छा नहीं लग रहा पाकिस्तान। जब वो इंडिया में आने की कोशिश करेगा तो उसे एक परमिट लेना पड़ेगा। एक परमिट जो सारी जो कंट्रीज़ होती है ना, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस व्यक्ति को क्या देगा, एक परमिट देगा। उस परमिट को लेकर के वो वापस इंडिया में आ सकता है। अगर उसके पास परमिट नहीं है तो वो इंडिया में एज अ लोकल रेजिडेंट आ तो सकता है, बट उसे कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर उसके पास परमिट नहीं है। तो परमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो परमिट लेकर आया है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। और ये परमिट का सिस्टम भी इसलिए किया था क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो यहाँ इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग थे, वो खाली करके चले गए। जैसे दिल्ली के रेसिडेंट्स थे और भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह के जो रेसिडेंट थे, वो अपने घरों को छोड़ के कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान से भी सेम यही हाल था, काफ़ी सारे लोग थे पाकिस्तान में जो अपने घर थे उनको छोड़ के वापस इंडिया में आ गए। उनकी खाली जगह पर हमने इनवैलिड रेसिडेंट्स को रख लिया। क्या मतलब, ये घर खाली हुआ, ये घर खाली हुआ, और वहाँ से पाकिस्तान वाले आए, हमने उनको उन उन जगहों में सेटल कर दिया। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें तो पाकिस्तान अच्छा ही नहीं लग रहा, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। तो इसलिए ये आर्टिकल बनाया गया कि अगर जिसको भी पाकिस्तान में नहीं रहना, वो इंडिया में आना चाहता है, तो पहले एक परमिट पाकिस्तान जारी करेगा, एक परमिट लेकर आना पड़ेगा इंडिया में वापस। क्योंकि अगर हर कोई वापस अगर इंडिया में आ जाता तो इंडिया में रहने की दिक्कत आती, क्योंकि उनके होम तो पहले ही पाकिस्तान से आए रेसिडेंट ने ले लिए थे, वो छोड़ कर ही गए थे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एक परमिट के थ्रू इंडिया में वापस बुलाया था इनको। देन आर्टिकल नेक्स्ट इज आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है या तो वो खुद या उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, बॉर्न हुए हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में, या फिर आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर भी जन्म हुआ हो, वो क्या करें, उस जिस कंट्री में अब वो प्रेजेंटली हैं, आउट ऑफ इंडिया बोल रहा है ना, तो जिस कंट्री में वो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए में किसी का जन्म हुआ है, वो फिलहाल यूएसए में है, वो क्या करे, वो जाए अपना नाम रजिस्टर्ड कराए, उस कंट्री के जो डिप्लोमेट्स होते हैं रजिस्टर करवाए, अपना नेम को रजिस्टर करवाए, नेम विद काउंसलर, रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमेट्स, कि मेरा जन्म इंडिया में बेशक नहीं हुआ है, पर मेरे पेरेंट्स का जन्म हुआ है या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ है और मैं इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ, तो अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है वो व्यक्ति, और वो इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगी उससे, वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 के बाद आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 से पहले आपको समझना पड़ेगा ड्यूअल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होता है? ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब होता है दो सिटीजनशिप, दो नागरिकता। दो नागरिकता क्या होता है? लीगल स्टेटस है ये, क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगल स्टेटस, दैट इज लीगल। इसमें क्या होता है, आप दो कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हो, टू कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हो। मतलब आपके पास एक कंट्री की ऑलरेडी सिटीजनशिप है, जैसे यूएसए की सिटीजनशिप है, और आप दूसरी कंट्री का भी लेना चाहते हो।
उस कंट्री की भी ले ली तो आप 2 कंट्रीज़ के क्या हो गए, सिटीज़न हो गए, इसके भी हो गए और इसके भी हो गए। लेकिन ये जो 2 कंट्री सिटीजनशिप है यानी कि डुअल सिटीजनशिप है, इसको हर कोई अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जांपल यूएसए डुअल सिटीजनशिप अलाउड करता है, बट अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया सिंगल सिटीजनशिप मानता है, यानी कि नो ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल नहीं है। अगर इंडियन सिटीजन ने इंडिया ने क्या किया, इंडियन सिटीजन है कोई एक, उसने क्या किया, उसने अगर यूएसए की या फिर किसी भी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ली तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा यूएसए के केस में नहीं होगा, क्योंकि यूएसए ड्यूअल सिटीजनशिप को मानता है। अगर उसने यूएसए की सिटीजनशिप के साथ साथ किसी और कंट्री की भी ली जिसने भी ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड कर रखी है, तो उसकी सिटीजनशिप यूएसए की भी रहेगी और अदर कंट्री की भी रहेगी, बट इंडिया में वो कैंसिल आउट हो जाएगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी वो। चाइना है, इंडिया है, सिंगापुर है, सऊदी अरेबिया, जापान, इथोपिया, इंडोनेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, मलेशिया, साउथ कोरिया, कुवैत, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो सिंगल सिटीजनशिप मानती हैं, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मानती हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है अगर आपने इफ़ यू वॉलेंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, यानी कि आपने फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर्ड किया है जानबूझकर, फॉरेन सिटीजनशिप, देन यू विल नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे, आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट इज द आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 10 कहता है तुम्हें तब तक सिटीजन समझा जाएगा इंडिया का जब तक तुम उस चीज़ के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिए जाते। ठीक है। यू आर डीम्ड टू बी अ सिटीजन, कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन अनलेस यू आर डिस्क्वालीफाई। जब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाते आप तब तक सिटीजन समझे जाओगे। डिस्क्वालीफाई किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि आपने किसी और की सिटीजनशिप ले ली तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, या फिर आपने जो पहले सिटीजनशिप लिए थी वो गलत तरीके से ली थी तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। और जब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते तब तक आप सिटीजनशिप आपके पास रहेगी, आप सिटीजन रहोगे इंडिया के। दैट इज आर्टिकल 10। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है कि हमारा काम तो ख़त्म हो गया है, अब हम देते हैं ये पावर पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को हम क्या देते हैं, पावर देते हैं। वो क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है एक्विजन या टर्मिनेशन के बारे में ऑफ द सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसको देनी है सिटीजनशिप, किसकी टर्मिनेट करनी है सिटीजनशिप, ये दोनों काम पार्लियामेंट के पास रहेंगे। ये पावर किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आर्टिकल 11 कहता है। आर्टिकल 11 ने ये पूरी पावर दे दी। अब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म, आर्टिकल 11 खत्म, सारे सिटीजनशिप एक्ट हो गए। इसके बाद सॉरी सिटीजनशिप वाले आर्टिकल्स हो गए 5 to 11 पार्ट 2। इसके बाद 26/1/1950 के बाद पार्लियामेंट को अगर कुछ चेंज करना है तो पार्लियामेंट लेकर आती है सिटीजनशिप एक्ट लेकर आती है, क्योंकि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो
सिटीजनशिप के बारे में कोई भी लॉ बना सकती है। ये आर्टिकल 11 ने उससे पावर दे रखी है, राइट। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, 57, 85, 86, 92, 93, 2003, 2005 एंड सो एंड सो फोर्थ, ये सारे जो सिटीजनशिप एक्ट है वो पार्लियामेंट लेकर आई है अपने बेसिस पर। सो इम्पोर्टेंट है इसमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पहला एक्ट है ये, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये बताया है हाउ टू गेट सिटीजनशिप, मतलब और क्या इनके अलावा भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल सकती है। तो पहला मेथड जो बताया है इन्होंने, पहला मेथड बताया है बाय बर्थ। पहला मेथड है बाय बर्थ, जिसको हम बोलते हैं जस सोले, जस सोलाय। इसका मतलब क्या हुआ? जस सोलाय का मतलब, जस सोलाय का मतलब है कोई व्यक्ति जिसका जन्म इंडिया में हुआ हो, बॉर्न इन इंडिया आफ्टर द 26/1/1950, 1950 के बाद इंडिया में जन्म हुआ हो, या फिर बिफोर 1 जुलाई 1987 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ है, वो खुद इंडिया का सिटीजन हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेरेंट सिटीजनशिप। चाहे उसके पेरेंट की सिटीजनशिप कुछ भी रही हो, वो खुद इंडिया का सिटीजनशिप हो जाएगा। अगर उसका 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म होता है इंडिया में, तो उसके कोई भी पेरेंट को, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स को सिटीजन होना पड़ेगा। कोई भी एक, माता या पिता में से कोई भी एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। लेकिन अगर वो 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर उसका जन्म हुआ है, इंडिया में हुआ है जन्म, जन्म किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया में, बाय बर्थ है ना, तो जन्म कहाँ है? अपनी मातृभूमि पर, सॉइल पर, इंडिया में जन्म हुआ है। तो अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है, तो या तो दोनों, मतलब मम्मी पापा दोनों सिटीजनशिप होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, या फिर एक मम्मी या पापा एक सिटीजन होना चाहिए। लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये एक मेथड है टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। पहला मेथड हो गया बाय बर्थ। सेकंड मेथड आता है बाय डेस्केंट, जिसको हम बोलते हैं जस सैनगुइन। ये जो सैनगुइन आ रहा है यहाँ पर सुलाय आ गया, ये क्या है? लैटिन वर्ड है। यहाँ पर सैनगुइन का मतलब होता है लैटिन में ब्लड, खून का रिश्ता हो अगर आपका मातृभूमि के साथ। आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है बेशक, आपका जन्म कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया हुआ है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बिफोर 10 दिसंबर 1992। 10 दिसंबर 1992 से पहले और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन आपके पिताजी, पापा आपके क्या है? सिटीजन थे इंडिया के एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। आपका जन्म इनके बीच में हुआ है, इन दोनों डेट्स के बीच में हुआ है, और आपके पिताजी तब क्या थे? सिटीजन थे इंडिया के। तो यू आर एबल टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द डेस्केंट। आपका खून का रिश्ता हो गया पापा का, क्योंकि सिटीजन है पापा इंडिया के। याद रखना फादर है इसमें, आइदर नहीं है, फादर ही होने चाहिए, मदर नहीं। अगर 10 दिसंबर
1992 के बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आइदर पेरेंट्स सिटीजनशिप होनी चाहिए आइदर पेरेंट्स के पास, ठीक है। अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, ये याद रखना हम सारे आउटसाइड इंडिया के जन्म है, ये इंडिया में किसी का कोई भी जन्म नहीं है। पहले वाले में इंडिया में जन्म हो रहे थे, सेकंड में बाय डेस्केंड में इंडिया में जन्म नहीं हो रहे, आउटसाइड इंडिया जन्म हो रहा है। आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद इन द 1 ईयर इन दैट कंट्रीज एम्बेसी। उस कंट्री की एम्बेसी में जाओ और 1 साल का होते होते, मतलब विद इन द 1 ईयर, ऐसा नहीं है 3-4 साल का हो गया तब जाके करवा रहे हो, नहीं, विद इन द 1 ईयर आपको कंट्री के एम्बेसी में जाकर आपको उस बच्चे का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, देन उसको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा आता है बाय द एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, या फिर बाय इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं इसको, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी है बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय द लॉ, सॉरी, इसको बाय लॉ, बाय लॉ आप क्या बन जाओगे, सिटीजन बन जाओगे। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो इंडिया है, इंडिया ने लाहौर पर अटैक किया, लाहौर को इंडिया का हिस्सा बना लिया, उसको इंडियन आर्मी ने उसको एक्वायर्ड कर लिया, इंडिया ने उसको एक्वायर्ड कर लिया और इंडिया का हिस्सा बन गया अब लाहौर। तो जो लाहौर के सिटीजन हैं वो बाय द लॉ अब इंडिया के सिटीजन रहेंगे, क्योंकि वो टेरिटरी किस में आ गई है, इंडिया की टेरिटरी है, तो वो अब इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। समझ में आया, एक्विजन ऑफ टेरिटरी यानी कि हमने एक्वायर्ड कर लिया, हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है, एक्वायर्ड कर लिया हमने, बाय लॉ अब आप सिटीजन बन जाओगे। नेक्स्ट मैटर आता है बाय द रजिस्ट्रेशन मेथड, बाय द रजिस्ट्रेशन मेथड, रजिस्ट्रेशन मेथड कब है, इफ नॉट जस्ट सोलाय और नॉट जस्ट सैनुइन, यानी कि आप उन दोनों क्राइटेरिया में नहीं फिट हो रहे हो, नॉट अ जस्ट सोलाय और जस्ट सैनुइन नहीं हो आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा टू टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें पहला आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का इंसान होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो, या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो या उसके पेरेंट्स क्या होने चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म होना चाहिए, उनका जन्म किस में होना चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म होना चाहिए, तभी तो होगा इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति। कब होगा, तब उसके पेरेंट्स या वो खुद उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर कोई ऐसी टेरिटरी में जन्म हुआ हो उसका जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गई हो, ठीक है। और आप फिर इंडिया का पार्ट बन गई हो वो, और आप इंडिया में रह रहे हो आराम से फॉर द 7 ईयर्स, कितने सालों के लिए, 7 ईयर्स, देन यू आर एलिजिबल टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो आप सिटीजनशिप ले सकते हो इंडिया की। समझ में आ रहा है ना, यानी कि इसको सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म सिक्किम में हुआ था, ठीक है, या उसके पापा का जन्म, पिताजी का जन्म सिक्किम में हुआ है, सिक्किम पहले तो हिस्सा नहीं था, बाद में हिस्सा बना है ना सिक्किम, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस बेटे को या फिर बच्ची को 7 साल तक इंडिया में आराम से रहना पड़ेगा, देन वो एलिजिबल होगा टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दूसरा आता है, दूसरा तरीका इसमें, आप
शादी कर लो, मैरिज एक तरीका रहेगा। आप जो इंडिया सिटीजन है उनके साथ शादी कर लो और 7 साल तक इंडिया में रहो उस व्यक्ति के साथ, देन आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, सिटीजनशिप लेने का दूसरा तरीका मैरिज हो गया। बाय द रजिस्ट्रेशन मेथड, याद रखो रजिस्ट्रेशन मेथड से हम पढ़ रहे हैं। तीसरा तरीका हो गया OCI कार्ड। OCI कार्ड होल्डर होने चाहिए हो आप। अगर आप OCI कार्ड होल्डर हो, OCI क्या है मैं आगे बता दूंगी इसको डिटेल में, ठीक है। OCI कार्ड होल्डर हो और आप इंडिया में रह रहे हो फॉर द 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए इंडिया में रह रहे हो, और आपने क्या है, आपने अप्लाई कर दिया है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, उसके 1 साल कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, उससे पहले कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, देन आप एलिजिबल हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसने 2026 को अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई किसके लिए किया, कोई OCI कार्ड होल्डर है, उसने अप्लाई किया कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको 2025 से लेकर 2026 आई, ये जो साल गया है 1 साल, इसमें कंटिन्यू इंडिया में रहना पड़ेगा। और इससे 5 साल पहले यानी कि 2020 से वो इंडिया में रहा हो लेकिन कंटिन्यू नहीं रहा हो, इसमें कोई कंटिन्यूस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कंटिन्यू रहना पड़ेगा आपको इंडिया में। 1/1/2025 से 1/1/2026 तक वो कंटिन्यू इंडिया में ही रहा हो, देन, और OCI कार्ड होल्डर एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, इसको याद रखना, देन वो इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर सकता है बाय द रजिस्ट्रेशन मेथड। दूसरा नेक्स्ट तरीका है माइनर चाइल्ड ऑफ द इंडियन सिटीजन। कोई भी इंडियन सिटीजन है, यानी कि दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हों, और उनका बच्चा हो जो कि माइनर हो, क्या हो, माइनर, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन मेथड से कितने तरीके हो गए, 1, 2, 3 और 4, 4 रजिस्ट्रेशन तरीके से हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये जो लास्ट के रजिस्ट्रेशन मेथड जो है, रजिस्ट्रेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है आपको, ठीक है। क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन मेथड में आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो आपने एप्लीकेशन दी है, बेशक आपकी वैलिड हो या नहीं हो, ये पूरा डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो आपको सिटीजनशिप देगी या नहीं देगी। तो ये गवर्नमेंट की मर्जी है, कह सकते हैं मर्जी है गवर्नमेंट की कि किसको सिटीजनशिप देना है, किसको नहीं देना, ठीक है। आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, दिस ऑल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट विल। नेक्स्ट आता है बाय द नेचुरलाइजेशन, चौथे नंबर का है ये नेचुरलाइजेशन, राइट। हमने पहले जस्ट सुना है, जस्ट सैंग्विन, रजिस्ट्रेशन, एंड नेक्स्ट इज बाय नेचुरलाइजेशन। ये नेचुरलाइजेशन जो तरीका है वो फॉरेनर्स के लिए है, किसी भी फॉरेनर्स के लिए है, लेकिन फॉरेनर तो होगा वो, लेकिन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एक तो तुम फॉरेनर होने चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा तुम एक ऐसी कंट्री से नहीं आते हो जहां पर इंडियंस को सिटीजनशिप देने से मना कर दिया जाए बाय द नेचुरलाइजेशन मेथड। आपने पुरानी जो सिटीजनशिप है उसको त्याग दिया हो, रिनाउंस प्रीवियस सिटीजनशिप, प्रीवियस सिटीजनशिप को त्याग दिया हो, अब आप किसी के भी सिटीजनशिप नहीं हो, किसी के भी कंट्री के सिटीजन नहीं हो, आपका कैरेक्टर अच्छा हो, गुड कैरेक्टर हो, लैंग्वेज आती हो आपको,
इंडिया की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से ऑफिशियल या शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं, शेड्यूल बोल सकते हो आप, ओके, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती हो बोलना, और आपका इंटेंशन है कि आपको इंडिया का बनना है, इंडिया को अपना बनाना है, अपनी मदरलैंड के रूप में देखना है, और इसके लिए हम क्या करवाते हैं, हम ओथ लिखवाते हैं, ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ, शपथ लिखवाते हैं हम कि आपका इंटेंशन है आप इंडिया को अपना बनाओगे। तो इसको है ना एक समझना। और नेक्स्ट है, सपोज मानो, इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति है, यानी कि फॉरेनर है, उसने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, लेट्स से 2 जनवरी 2025, ठीक है, इस डेट को उसने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से 1 साल पहले तक, यानी कि 2024 तक वो इंडिया में कंटिन्यू रहा हो विदाउट गैप। ये जो बीच का 1 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें वो इंडिया में रहा हो कंटिन्यू, और इससे पहले जो 14 साल पहले, यानी कि 2010 तक, ये जो 14 ईयर्स हैं बैक, ये जो क्या है, ये जो 14 ईयर्स हैं, उनमें से वो कम से कम यानी कि मिनिमम नीड है कि वो 11 साल इंडिया में रहा हो। 11 साल कहाँ रहा हो, इंडिया में रहा हो। इन 14 सालों में से कोई भी 11 साल, मैं इसमें ये नहीं है कि आपको कंटिन्यू रहना है, नहीं, कोई भी 11 साल आप इंडिया में रहे हो, प्लस में 1 साल यहाँ पर आप कंटिन्यू रहे हो, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, आप एलिजिबल हो, आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। ठीक है, तो हमने 5 मेथड पढ़ लिए हैं, दैट इज बी, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, दैट इज ब्रांड। ट्रिक क्या है, ब्रांड। बी से बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्वाजिशन ऑफ द टेरिटरी, बाय नेचुरलाइजेशन, एंड बाय टेस्केंट। ये एक ट्रिक है इनको याद करने की कि आपको सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर किस किस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। ये तो हो गई मिलने की बात, लेकिन आपकी किस तरह से सिटीजनशिप लूज हो सकती है, लूजिंग सिटीजनशिप, उसके 3 तरीके हैं। पहला तो है रिनंशिएशन। रिनंशिएशन मतलब होता है स्वेच्छा से त्याग, मतलब आप खुद रिनाउंस कर दो, वॉलेंटरी एक्शन टू गिव द सिटीजनशिप, गिव अप द सिटीजनशिप। ठीक है, आपने खुद ने त्याग दी सिटीजनशिप इंडिया की कि मुझे अब इंडिया की सिटीजनशिप, मुझे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मुझे इंडिया का सिटीजन नहीं बनना है अब। तो पहला तो रिनंशिएशन हो गया। दूसरा तरीका आता है टर्मिनेशन। दूसरा तरीका है दैट इज टर्मिनेशन। दूसरा तरीका है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज द फंक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, याद रखना, फंक्शन ऑफ लॉ। आप गए हो यूएसए या फिर यूके, कनाडा, जो भी, जहाँ पर भी आपको जाना है, आपने क्या किया, आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली जाके, तो जो इंडिया में जो आपकी सिटीजनशिप थी, इंडियन सिटीजन थे आप, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास नो ड्यूअल सिटीजनशिप। अगर इंडिया की ड्यूअल सिटीजनशिप होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप यूएसए की भी रखते, इंडिया की भी रखते, लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते कि मैं यूएसए की भी रख लूँ और इंडिया की भी रख लूँ। अगर आपने यूएसए की ले ली तो इंडिया की टर्मिनेट हो जाएगी खुद बाय द लॉ। किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते ही इंडियन सिटीजनशिप का समाप्त हो जाना, उसका टर्मिनेट हो जाना।
थर्ड वन इज बाय द citizenship lost by the deprivation. Citizenship lost by the deprivation. इसका मतलब है डेप्रीवेशन, यानी कि डेप्रीवेशन को आप डिसीव से याद कर लेना। डिसीव यानी कि धोखा होता है ना, डिसीव डी और डी, यानी कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी थी। आपने जब रजिस्ट्रेशन मेथड से या नेचुरलाइजेशन मेथड से अपने आप को इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, इंडिया का सिटीजनशिप होने के एलिजिबल बोला था, अपने आप को दावा किया था, तो आपने क्या दी थी, एक मिस इन्फॉर्मेशन दी थी। और इस मिस इन्फॉर्मेशन का पता लगते ही आपकी कंपलसरी टर्मिनेशन हो जाएगा आपकी सिटीजनशिप का। आपको कभी भी फिर आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दैट इज कंपलसरी टर्मिनेशन, पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी आपकी सिटीजनशिप अगर आपने कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन दी है बाय द, याद रखना इसको कि दो ही केस हैं, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन। इन दो तरीके में अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपने रजिस्टर करवाया अपने आप को गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन देकर, आप सिटीजनशिप के लायक नहीं रहोगे। सो ये तो हो गए हमारे आर्टिकल 5 to 11 हो गए थे, राइट। उसके बाद हमने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पढ़ लिया, कैसे हम सिटीजनशिप को गेन कर सकते हैं, कैसे लॉस कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। देन उसमें बीच में ना एक शब्द आया था OCI कार्ड होल्डर बोला था मैंने। अब इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको NRI बता देती हूँ। NRI क्या होता है? NRI इज द इसकी फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन तो लिख रहा है, बट याद रखना ये इंडियन सिटीजन ही है, इंडियन सिटीजन ही है ये जो NRI है वो एक टैक्स स्टेटस है, एक टैक्स स्टेटस है जो कि इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, इनकम टैक्स एक्ट आता है 1961, उसके अंडर आता है ये एक टैक्स स्टेटस है। NRI किसी को तब घोषित किया जाता है जब वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहता है, इंडिया से क्या रहता है, आउटसाइड, तो उसको क्या कर दिया जाता है, NRI डिक्लेयर कर दिया जाता है। NRI में पता है क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि दुबई में गया है, दुबई में उसका बिजनेस चल रहा है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसका दुबई में बिजनेस चल रहा है, इंडिया में भी बिजनेस चल रहा है, इंडिया में उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ का और दुबई में उसको हो रहा है 10,000 करोड़ का। तो उसने देखा कि उसको इंडिया में प्रॉफिट हो रहा है और दुबई में भी प्रॉफिट हो रहा है। इंडिया में जो उसका प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी टैक्स लग रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है, 100 करोड़ पर टैक्स लग रहा है। लेकिन जो दुबई का है उस पर टैक्स नहीं लग रहा, टैक्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो जो बिजनेसमैन है, वो व्यक्ति है, उसने क्या है, NRI ले रखा है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना टैक्स स्टेटस है, तो आपकी जो अब्रॉड इनकम है, मतलब आपने जो इंडिया में आपकी जो इनकम नहीं है, आप बाहर से कहीं भी कमा रहे हो, उस इनकम पे इंडिया का टैक्स नहीं लगेगा, इंडिया आपसे टैक्स नहीं लेगी, इंडिया टैक्स नहीं लेगी उस इनकम पर जो आपकी अब्रॉड इनकम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है इंडिया का, वो आपकी इनकम पर टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे ये 10,000 करोड़ है, इन पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये 100 करोड़ है जो कि इंडिया के अंदर ही अंदर है, उन पर टैक्स लगेगा। ज़्यादातर जो एक्टर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी बाहर जाके, यानी कि इंडिया में अपनी इनकम नहीं लेते, इंडिया से बाहर अपनी इनकम लेते हैं। तो सारे ज़्यादातर उन्हें NRI घोषित कर रखा है अपने आप को, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो उससे क्या होता है, उनका टैक्स बच जाता है। जब टैक्स बचता है तो उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, NRI बन जाते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन बन जाते हैं। याद रखना इंडियन सिटीजन है ये, लेकिन 182 डेज इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं, टैक्स को अपने आप बचा लेते हैं,
क्योंकि इंडिया से बाहर ज़्यादा कमाई करते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट एक शब्द याद रखना, डायस्पोरा या फिर एक्सपाट्रिएट। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक तरह से माइग्रेंट बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली हाँ, मतलब जो इंडियंस हैं, आपने देखा होगा हर एक ऐसी कोई भी शायद कंट्री नहीं है जहाँ पर इंडियंस नहीं हो, यानी कि इंडियंस क्या है, ह्यूज नंबर में है, अलग अलग नंबर में है, बहुत ज़्यादा नंबर में है अदर कंट्रीज़ में। उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो इंडियंस होते हैं, तो वहाँ पर उनकी खुद की पॉलिटिकल प्रेजेंस होती है, प्लस में वो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह इस पर होते हैं, उनके जो पद होते हैं, पोस्ट होती हैं उनकी काफ़ी अच्छी होती हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होता है, इंडियन अगर बाहर रहते हैं तो इंडिया को मिलता है इससे रेमिटेंसेस, यानी कि वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, तो इंडिया का क्या बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स से इंडिया का बढ़ता है, डॉलर भेज रहे हैं वो कभी, है ना, अलग अलग कंट्रीज़ के हैं तो अलग अलग अपनी अपनी कंट्रीज़ की करेंसी भेज रहे हैं, तो इससे क्या बढ़ रहा है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो ये भी बहुत काम के हैं, ये जो डायस्पोरा या एक्सपाट्रिएट है। लेकिन है ना, इनको ये प्रॉब्लम थी कि जब भी ये इंडिया में आते हैं तो इनको क्या है, बहुत रोका टोका जाता है कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप अपना पैन कार्ड दिखाइए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, है ना, आप पुलिस में जाकर अपने बात को बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है, ये इस तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ये बहुत परेशान थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी परेशानी को समझा, इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी परेशानी को समझकर क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको OCI बना दिया। OCI की फुल फॉर्म होती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको क्या बना दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बना दिया। याद रखना, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, लग तो ऐसा रहा है कि ये इंडियन सिटीजन है, बट रियलिटी में ये ना इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। रियलिटी क्या है, ये नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सिटीजनशिप ले ही नहीं, मतलब है ही नहीं है इंडिया की सिटीजनशिप, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर रखी है जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उसकी सिटीजनशिप। लेकिन ये एक फॉरेन ही है ना, फॉरेन सिटीजन है, बट ये इंडिया को विजिट करते हैं, विजिट कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, मल्टीपल टाइम, वीज़ा फ्री, यानी कि एक ही वीज़ा से वो जितनी बार इंडिया में आना चाहें, जब तक आना चाहें, कितनी बार भी आ सकते हैं, मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, मल्टीपल एंट्री हो सकती है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस से। इनको ये छूट दी जाती है कि आपको FRRO या FRO में जाके रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। FRRO ये क्या होता है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। जैसे कि कोई भी फॉरेनर है, वो इंडिया में आया है, तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि मैं इतने दिन में इंडिया में आया हूँ। अगर वो कहीं और ज़्यादा दिन के लिए रुक जाता है तो उसको बताना भी पड़ता है कि मैं 1 महीने के लिए आया था, लेकिन मुझे कुछ काम है तो मैं 2 महीने के लिए और रुकूंगा अभी, तो उसको ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बताना पड़ता है, या फिर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर ये बताना पड़ता है उसको, जितने दिन भी इंडिया में रुकेगा। लेकिन OCI कार्ड होल्डर्स को इनसे छुट्टी दी गई है कि OCI कार्ड होल्डर से बोल दिया गया है कि आपको FRRO या FRO में जाके कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ लॉन्ग वीज़ा लीजिए, आपको जब इंडिया में आना हो आप आइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे NRIs की जो सेम फैसिलिटीज़ हैं इकोनॉमिक फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में और एजुकेशनल फील्ड में, वो सेम है एजुकेशनल फील्ड में। यानी कि NRIs जो होते हैं, काफ़ी सारे NRIs को एजुकेशनल में
थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है अलग अलग फील्ड में, फाइनेंशियली थोड़े अपने बेनिफिट होते हैं एनआरआईज के, इकोनॉमिक भी थोड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स भी किसको मिलता है, ओसीआई कार्ड होल्डर है उसको भी मिलते हैं। लेकिन एनआरआई चूंकि इंडिया का सिटीजनशिप है होती है, एनआरआई के पास इंडिया का सिटीजन होता है, तो वो एग्रीकल्चर ज़मीन जो है उसको भी खरीद सकता है, प्लस में प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ को भी खरीद सकता है। लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर जो होता है, ओसीआई कार्ड होल्डर के पास ये शक्ति नहीं होती, मतलब इसको ये पावर नहीं है कि वो कोई भी एग्रीकल्चर ज़मीन को खरीदे या फिर कोई भी प्लांटेशन ज़मीन को खरीदे। ठीक है, वो नहीं खरीद सकता। ये जो ओसीआई लिख रहा है, ये लिख रहा है सेक्शन 7A इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सेक्शन 7A में लिख रहा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना, ओसीआई हम किसको देते हैं, हर कंट्री को ये परमिशन नहीं है कि वो, मतलब हर कंट्री के सिटीजन को ये अलाउ नहीं कर दिया गया कि वो ओसीआई ले सकता है। जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको अलाउड नहीं कर रखा इंडिया ने कि वो एक ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हैं। और अदर कंट्रीज़ हैं जिनको हमने खुद ने मना कर रखी है, तो वो सारे जो सिटीजन्स हैं वो कैन नॉट बी एन ओसीआई कार्ड होल्डर। ओसीआई से रिलेटेड था एक पीआईओ। पीआईओ क्या होता था, पीआईओ आज तो ओसीआई पहले पीआईओ और ओसीआई अलग अलग होते थे, लेकिन अब ये दोनों मर्ज कर दिए हैं, मतलब ओसीआई रह गया है, पीआईओ कुछ नहीं है, अब खत्म हो गया है। पीआईओ क्या होता था, ये होता था 15 ईयर का वीज़ा, 15 ईयर्स का वीज़ा होता था। फॉरेन सिटीजन थे ये भी, लेकिन इनको क्या करना पड़ता था, अपनी इंफॉर्मेशन जो थी वो उनको देनी पड़ती थी FRO या FRRO, यहाँ जाकर अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। अगर 180 दिन, जैसे उनका क्राइटेरिया था कि 15 ईयर्स तक उनके पास वीज़ा रहेगा, उसके बाद 180 दिन तक वो कंटिन्यूसली इंडिया में रुक सकते हैं। लेकिन अगर 180 दिन के बाद अगर वो रुकते हैं तो उनको जाके अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी FRO या फिर FRRO में जाके विद इन द 30 डेज के अंडर आपको जाके देनी पड़ेगी अपनी इंफॉर्मेशन। लेकिन अब पीआईओ कार्ड होल्डर ओसीआई कार्ड होल्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो भी पीआईओ थे वो अब ओसीआई कार्ड होल्डर बन चुके हैं। याद रखना, दोबारा बोल रही हूँ, दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर द फॉरेन सिटीजन्स नहीं हैं ये ओसीआई और पीआईओ वाले। अगर सिटीजन्स नहीं हैं तो उनके पास वो सारे राइट्स भी नहीं हैं जो एनआरआईज के स्पेशल राइट्स थे। स्पेशल राइट यानी कि एनआरआई जब सिटीजन था, एनआरआई क्या होता है, सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, तो इनके पास वोटिंग राइट होता है। इनके पास कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं हमारे जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं। ठीक है, इनके पास ये इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और ऐसी तमाम चीज़ें जो सिर्फ एक सिटीज़न को दी जाती हैं, वो ओसीआई या फिर पीआईओ तो अब कैंसिल हो गया है, तो हम ओसीआई बोलेंगे, केवल ओसीआई। तमाम चीज़ें केवल और केवल किसके पास है, एक एनआरआई के पास या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया के पास हो सकती है, जो कि ओसीआई के पास नहीं है। ओके, सो आज का ये जो हमारा सिटीजनशिप था हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच।